Assalamu alaikum class. Today our topic is about cancer of gallbladder or gallbladder carcinomas. इससे पहले मैं जो टॉपिक कवर किया वो है लिवर एब्सेस, ठीक है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैंसर ऑफ गॉलब्लैडर। ये जीआई डिसऑर्डर्स में आते हैं। ऑलमोस्ट हम जीआई डिसऑर्डर्स को एंड करने के बाद, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। So our learning objectives will be define gallbladder cancer, describe pathophysiology of gallbladder cancer, and list the signs and symptoms and causes of gallbladder cancer, discuss medical diagnosis and treatment modalities, ठीक है। And then we will discuss the nursing diagnosis and nursing intervention related to gallbladder cancer. Next, we are having the definition of gallbladder cancer. Gallbladder cancer, cancer of the gallbladder, is known as gallbladder carcinoma. तो हमें ऑलरेडी पता है कि कैंसर एंड कार्सिनोमा दोनों सेम ही है, ठीक है। कार्सिनोमा उन्होंने इसलिए बोला कि ये क्या था, जो जो हमारा कैंसर है ना, वो कैंसर दैट बिगन्स इन द स्किन और टिश्यूज, ठीक है, एंड दैट लाइंस और कवर्स द इंटरनल ऑर्गन्स। तो जब हम गॉल ब्लैडर कैंसर की बात करें, दैट मीन्स गॉल ब्लैडर में कैंसर हो रहा है। लेकिन जो गॉल ब्लैडर में कैंसर हो रहा है वो किस तरह से है, क्योंकि जो इन्फेक्शन है या कोई भी इन्फेक्टिव मटीरियल एंटर हुआ है किसी भी जो भी पॉजिटिव एजेंट सेल के, उसने उसके सराउंडिंग जो नियर बाय उसके ऑर्गन्स होते हैं उसको अफेक्ट किया है, ठीक है, उसके टिश्यूज को, उसके सेल्स को, और उसके जो नियर बाय इंटरनल ऑर्गन्स है उसके साथ जो अटैच्ड है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा पूरा बिलियरी ट्री है, हमने पिछले टॉपिक में जब हम लिवर एब्सेस पढ़ रहे थे तो हमने बिलियरी ट्री के बारे में बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ा था कि बिलियरी ट्री क्या होता है और उसके अंदर कितनी डक्ट्स होती हैं। एक हेपेटिक डक्ट होती है, सिस्टिक डक्ट होती है, उसके बाद कॉमन बाइल डक्ट जाती है जो कि आपके फर्दर उसको बाइल को ट्रांसपोर्ट करने में और उसका उसका जो अपना बाइल का फंक्शन है एब्जॉर्प्शन में और उसमें हेल्प करती है डाइजेशन में, ठीक है। तो इसमें भी उन्होंने यही पढ़ा था कि कैंसर ऑफ द गॉल ब्लैडर इज नोन एज द गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा। इसको हम गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा भी कह सकते हैं। इट इज अ डिजीज इन विच मैलिग्नेंट कैंसरियस सेल्स फॉर्म इन द टिश्यूज ऑफ द गॉल ब्लैडर। सेम वही बात है कि जो कैंसरियस सेल्स है वो कहाँ पर डेवलप होंगे, सेल लेयर जो है गॉल ब्लैडर की, या जो उसके जो टिश्यूज हैं उसमें कैंसर सेल्स डेवलप होना शुरू हुए, ठीक है। मैलिग्नेंट का मतलब ये है कि जो ट्यूमर और जो ग्रोथ हो रही है कैंसरियस सेल्स की, ठीक है, वो जो है वो इतनी ज्यादा पोटेंशियल है कि वो इन्वेड कर सकती है। क्यों, कहाँ पे इन्वेड कर सकती है, उसके नियर बाय टिश्यूज में। जो बिनाइन होते हैं वो उधर ही मतलब स्टे रहते हैं टिश्यू सेल्स, कैंसर सेल्स जो होते हैं, लेकिन जो मैलिग्नेंट होते हैं कैंसर सेल्स वो इन्वेड करते हैं, मतलब जो उसके सराउंडिंग जो नियर बाय ऑर्गन्स एंड टिश्यूज हैं उसमें स्प्रेड करती है टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आगे हमारे पास आ जाती है जी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। गॉलब्लैडर cancers arise in the setting of chronic inflammation. Gallbladder arise gallbladder cancer arises in the setting of the chronic inflammation. सिंपल सी उन्होंने इसी फर्स्ट सेंटेंस में ही आपको बता दिया कि जो गॉलब्लैडर कैंसर है वो अक्यूट स्टेज में नहीं आ सकता। देखो अक्यूट स्टेज होगी तो आपको तो इन्फेक्शन होगा ना, इन्फेक्शन होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, लेकिन आप विद मेडिसिन विद मल्टीपल टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जब आप उसको डायग्नोस करवा लोगे इन द इनिशियल स्टेजेस में, तो जो अक्यूट चीज है उसको आप फौरन से ट्रीट कर सकते हो, ठीक है, अगर वो बहुत इनिशियल स्टेजेस में। लेकिन जो गॉल ब्लैडर कैंसर है ये हमेशा क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में ही होता है, क्योंकि जो इन्फ्लामेटरी एजेंट्स होते हैं, जो इन्फेक्टिव एजेंट्स होते हैं, जो पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं, वो इस हद तक फैल चुके होते हैं उसकी इनर लाइनिंग में इंटरनल ऑर्गन्स की, कि वो जो उसकी टिश्यू लेयर होती है, जो उसकी सेल लेयर होती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। इन द वास्ट मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स द सोर्स ऑफ दिस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इज कोलेस्ट्रॉल गॉलस्टोन्स। उन्होंने बोला कि जो मोस्टली पेशेंट्स होते हैं ना, मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स होते हैं उनमें ये जो सीईओ ऑफ कैंसर होता है वो गाल स्टोन्स की वजह से होता है। अब ये क्यों होता है, जो कोलेस्ट्रॉल गाल स्टोन्स होते हैं ये मोस्ट कॉमन टाइप है हमारे सी गाल स्टोन, सी ऑफ गाल स्टोन है उसका। एंड व्हेन देयर इज एन इम्बैलेंस इन द सब्सटेंस दैट मेक अप द बाइल, ठीक है, जो एक सब्सटेंस है जो कि बाइल बना रही है उसमें या तो इम्बेलेंस हो, या तो वो बहुत ज्यादा एक्सेस मिकदार में बन रहा है, बहुत ज्यादा एक्सेस क्वांटिटी उसकी प्रोड्यूस हो रही है। ऑब्वियसली उसको हमारी बॉडी में जो एक नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, एक नॉर्मल एक जो किसी की भी सिक्रीशंस होती है उसकी एक्सक्रीशन और
उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसका एक नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। लेकिन अगर एक चीज बहुत ज्यादा मिकदार में एक्सक्रीट हो रही है, उसकी बहुत ज्यादा वो सिक्रीशन से डेवलप हो रही है, तो ऑब्वियसली वो उसकी जो एक जगह है ट्रांसपोर्ट होने के लिए, ठीक है, एक स्पेस है, वो बहुत ज्यादा बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। जब वो बहुत ज्यादा बिल्डअप होगा तो वो वहां पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। दैट्स व्हाई वो गैस बना रहा है या ब्लॉकेज कर देगा, जहाँ फिर स्कारिंग कर देगा। और ये क्या होता है, जो बाइल होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, हमारे लिवर से। और ये क्या किस चीज में हेल्प करता है, डाइजेशन में। तो उन्होंने बताया कि जो मोस्ट कॉमन कॉज है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन का, वो कोलेस्ट्रॉल गाल्स में है, ठीक है। तो ये बाइल की वजह से होता है, क्योंकि बाइल जो होता है वो बहुत ज्यादा बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। Other usual causes of chronic inflammation are also associated with the gallstone cancers, gallbladder cancer. These causes include primary sclerosis, sclerotic cholangitis, ठीक है। इसका मतलब ये है, जो ये ना एक जो टर्म उन्होंने बता दी है, प्राइमरी स्क्लेरोटिक cholangitis, ये होती है, ये इज अ chronic liver disease, ठीक है, characterized by inflammation and scarring of the bile ducts inside and outside the liver. दैट मीन्स जो स्कारिंग हो रही है वो आपकी जो एक बाइल डक्ट्स हमने पीछे पढ़ी थी, हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट्स, इनके जो सराउंडिंग है ना, उनकी इनर लेयर में भी और उनकी आउटर लेयर में भी क्या हो जाएगी, स्कारिंग होना शुरू हो जाएगी। इसमें प्राइमरी स्क्लोरिंग कोलेंजाइटिस में, ठीक है। कोलेंजाइटिस ये जब होगा पेशेंट को, अगर हम डायग्नोज करेंगे, तो इसमें क्या है, जो कॉमन बाइल डक्ट्स है ना, मतलब कॉमन हेपेटिक एंड सिस्टिक डक्ट्स, वो भी इन्वॉल्व हो रही हैं। क्योंकि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इस हद तक आगे स्प्रेड हो चुकी है कि उसने डक्ट्स को भी इन्वॉल्व कर लिया है। और जब वो इन्वॉल्व होंगी तो बाइल जो है उसके अंदर इतनी ज्यादा बिल्डअप हो रही है, और उसकी वजह से उसके अंदर स्कारिंग शुरू हो गई है। और स्कारिंग हो रही है तो वो ऑब्वियसली जो ड्रेनेज होनी थी, जो एक नॉर्मल उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन का, ताकि वो जो बाइल का अपना फंक्शन है कि वो डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर सके, वो उसका डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने बता दिया कि इसके और कौन कौन से कॉजेज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है, जीआई डिसऑर्डर है, लिवर फ्लूक्स। इसमें क्या होता है कि जो पैरासिटिक प्लेटफॉर्म्स होती है ना, वो पैरासिटिक एजेंट्स जो होते हैं, वो आप इंजेस्ट कर लेते हैं, मतलब कोई भी पर्सन, कोई भी ह्यूमन बींग या फिर एनिमल्स, वो इंजेस्ट कर लेते हैं और वो जाके आपकी लिवर को इन्फेक्ट करते हैं, वो फिर बाइल डक्ट्स को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये ज्यादा कॉमन होता है वेरियस एनिमल्स में, ठीक है, लेकिन इन ह्यूमंस भी इसमें इंक्लूड होते हैं। और इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या, मतलब सोर्स ऑफ इनटेक की एंट्रेंस कैसे होती है हमारी बॉडी में, जब हम कोई भी कंटेमिनेटेड पानी पीते हैं या कंटेमिनेटेड फूड खा लेते हैं, ठीक है, या अंडर कुक फूड खा लेते हैं, जैसे सी फूड्स होते हैं बहुत ज्यादा, जो एनिमल रिलेटेड होते हैं, ठीक है, ये हम अगर अंडर कुक खा रहे हैं तो उसकी वजह से भी हो सकते हैं ये। फिर हम खाना जो होता है वो हम काफी दिनों तक रख देते हैं, ठीक है, फ्रिज में। तो वो ये ऐसे नहीं होता कि अगर आपने फ्रिज में भी खाना रख लिया तो वो बहुत ज्यादा साफ सुथरा या मतलब ठीक है, आफ्टर सम टाइम उसको फंगस लगना शुरू हो जाती है, उसमें पैरासाइट्स डेवलप होना शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। उसके बाद हम उन्होंने नए इन्फेक्टिव एजेंट्स बता दिए हैं, क्रोनिक सैल्मोनेला टाइफाई एंड पैराटाइफाई इन्फेक्शंस एंड हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शंस, ठीक है। दीज आर दी other causes who are going to contribute in the development of the gallbladder cancer. Second one is sclerosis. इसका उन्होंने ग्रीक वर्ड आपको बता दिया, दैट मीन्स हार्ट इज अ स्टिफनिंग ऑफ अ टिश्यू or anatomical feature usually caused by a replacement of normal organ specific tissue with connective tissues, ठीक है। उन्होंने बता दिया कि जब आपको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगी, आपका गाल ब्लैडर इन्वॉल्व होगा उस चीज में, उसके टिश्यूज, उसके जो सेल्स हैं उसके अंदर स्कारिंग होना शुरू हो जाएगी, तो उसमें ये एक टर्म उन्होंने बताया कि स्क्लेरोसिस, ठीक है, ये भी हो सकता है पेशेंट को। और जब ये होगा तो उसका क्या होगा कि उसके जो ऑर्गन है, उसके जो टिश्यूज है और उसका जो एनाटोमिकल, जो उसका एक ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर है, उसमें स्टिफनिंग होना शुरू हो जाएगी, मतलब वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। और ये क्यों होता है, क्योंकि जो नॉर्मल हमारे ऑर्गन स्पेसिफिक टिश्यूज होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें कैंसर सेल्स की डेवलपमेंट होती है। और ये दो तरह के होते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी होता है, फोकल स्क्लेरोसिस भी होता है, ठीक है, इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजीज है जो कि अफेक्ट करती है आपकी कोऑर्डिनेशन, मतलब ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है, जो कि अफेक्ट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, मतलब ब्रेन, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इम्यून सिस्टम जो होता है, इसमें क्या, इसका एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड फोकल स्क्लेरोसिस में
The immune system attacks the protective covering of the nerve fibers called the myelin and leading to inflammation, damage, and scarring. This disturbs the flow of the electrical impulses along the nerves and causing a wide range of symptoms that can vary greatly from person to person. सिंपल सी बात है कि मैंने बता दी कि ये जो दो टर्म्स हैं ये ऑटोम्यून डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, ऑटोम्यून डिजीजेज हैं। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि अगर ये ऑटोम्यून डिजीजेज है तो इनका किसके साथ रिलेशन होगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। और ब्रेन एंड स्पाइनल कोड क्या हेल्प आउट करती है, कोऑर्डिनेशन में हेल्प आउट करती है, ठीक है। तो जब वही इफेक्ट हो जाएगी तो जो फर्दर एक प्रोसेस होता है हमारी बॉडी का वर्क करने का, उसका जो नॉर्मल मैकेनिज्म फंक्शन होता है कि बॉडी इन्फेक्टिव हो जाता है तो हमारी बॉडी खुद फाइट करना शुरू हो जाती है। तो ऑब्वियसली इसमें फिर वो क्या करेगी, वो अटैक करना शुरू कर देगी प्रोटेक्टिव कवरिंग किसकी, नर्व फाइबर्स की, क्योंकि उसी के अंदर डिस्टर्बेंस हो रही है ना। और इसके बाद उसमें क्या हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, डैमेजिंग हो जाएगी और स्कारिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इन्फेक्टिव एजेंट है ट्रिमेटोडा इज अ क्लास विद द phylum Platyhelminthes. It includes two groups of parasitic flatworms जो कि हम ऑलरेडी पीछे हमने पढ़ा भी है, डिस्कस किया है कि जो इन्फेक्टिव एजेंट्स होते हैं वो आप इंजेस्ट करते हैं थ्रू मल्टीपल सोर्सेज, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर और फूड एंड मल्टीपल इनटेक ऑफ मील नोन एज, और इन्हीं को हम फ्लूक्स कहते हैं, जो कि हमने पीछे अभी डिजीज पढ़ी थी, आई थिंक हियर इट इज लिवर, ठीक है। तो ये उसको उन्होंने दिखाया कि दे आर इंटरनल पैरासाइट्स, ये इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं ऑफ Ulysses and vertebrates. Most nematodas have a complex life cycle with at least two hosts. The primary host where the flukes sexually produce is a vertebra. मतलब जब आप कोई भी contaminated water और कोई भी contaminated food खाएंगे या अंडर कुक्ड फूड खाएंगे तो ये वो है जो कि हमारे बॉडी के अंदर ही ये डेवलप होते हैं, ये बॉडी के अंदर ही रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये वो पैरासाइट्स है और ये जाके आपके मल्टीपल ऑर्गन्स को फिर इफेक्ट करते हैं और उसकी वजह से फर्दर इन्फ्लेमेशन और कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी इटियोलॉजी, कॉजेज फॉलोइंग आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर गॉलब्लैडर कैंसर, फीमेल पॉलीलिथियासिस, कोलेसिस्टाइटिस, केमिकल कार्सिनोजेंस एंड ओबेसिटी। Silent symptoms: TD pain in the upper right of the abdomen, weakness, loss of appetite, weight loss, jaundice, and nausea. These are the silent symptoms for gallbladder cancer. Next, how we are going to make the diagnosis? What is the diagnostic criteria for CEO of gallbladder? That include physical exam and history, ultrasound density scans, MRI, liver function test, and the last one is the biopsy to detect whether the cancer is malignant or benign. थर्ड वन हमारे पास आ जाती है जी ट्रीटमेंट, जिसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी आ जाती हैं, जिसमें द फर्स्ट वन इज द cholecystectomy. This is a surgical procedure to remove the gallbladder. It's typically performed when the gallbladder is diseased or has a gallstones that are causing the symptoms such as nausea, vomiting, weight loss, loss of appetite, and weakness and pain in the right abdomen. Second one is the chemotherapy. When the patient is having a sea of gallbladder, we will provide them the chemotherapy to reduce the development or invasion of cancer cells. Radiation therapy. Next, we are going to study about is complication. Complications of the gallbladder include gallbladder cancer include pneumonia, malabsorption, persistent vomiting, rashes, and other skin changes, discoloration, weight loss, bone marrow damage, constipation, and diarrhea. Last one is hair loss. That is the most common sign of chemotherapy agents when you're having CEO, any organ. Nursing diagnosis: acute pain related to gallbladder inflammation or presence of stones, ineffective breathing pattern related to pain from high abdominal incision, imbalanced nutritional less than body requirements related to altered lipid metabolism, increased nutritional needs during healing, risk for infection related to complications of diseases, stress and anxiety related to diseases. Nursing intervention:
First, we will going to monitor and record the vital signs, administer medications as recorded, administer analgesic agents as ordered, place the patient in a low forward position to facilitate breathing. To make them breathe easily, we will ask the patient to lie down in a low forward position, okay? So that they will be able to breathe on a normal rate or they don't have any difficulty while breathing. Monitor nutritional intakes and weight patient regularly. Encourage the patient and provide emotional support to the patient. Okay, class. So these are the references from where I have collected the content for your Gaussian carbon cancer presentation. So you can just check this out. So it's about today's presentation, today's topic. We have gone through the course of content. First, we have discussed about what is the gallbladder cancer, that is carcinoma, and malignant cancerous cells develop in the tissues of the gallbladder. Then we have studied the pathophysiology, how it's developed, what are the causative agents that are going to develop gallbladder cancers. Next, we have learned about the causes, signs and symptoms, and diagnostic criteria to diagnose the sea of bladder, and what are the other organs that are also involving in the sea of gallbladder. Treatment options, complications that are arising in this disease, nursing diagnosis. These are your for your help to when you are going to make NCPs. Then we have learned about the nursing interventions, and that's it for today. Thank you so much. Yes.